वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अग्रवाल अनसॉल्व का सेट नंबर F4 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों तक, जिससे कि इस वीडियो से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको आंसर करने के लिए। क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक बच्चा जिसकी पिता जो है, माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और वो अकेला है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ऑर्फन, यानी कि अनाथ। जिसका कोई ही ना हो उसको हम अनाथ कहते हैं। पोस्थमस का मतलब होता है मरणोत्तर। सोलॉटरी का मतलब होता है अकेला। अलोन मतलब होता है अकेला। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट होगा यहाँ पर। वन हु ईट्स ओनली वेजिटेशन, यानी कि जो केवल वनस्पतियाँ और फल सब्जियाँ ही खाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है आपका हर्बीवोर्स, यानी कि शाकाहारी, जिसको हम कहते हैं जो फल फूल सब्जियों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। कार्निवोर मतलब मांसभक्षी, जो मांस खाते हैं। ओमनिवोर का मतलब होता है सर्वाहारी, जो मांस और फल सब्जियां दोनों खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। ग्लटन मतलब होता है खाऊ, यानी कि पेटू, जिसको हम कहते हैं कोई भी चीज़ मिल जाए बस खाने की सोचने वाला व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द इडियमेटिक फ्रेज। ईडियम्स की सही मीनिंग आपको सिलेक्ट करनी है इसमें। ईडियम्स है टू ईट एंड हम्बल पाई, जिसका मतलब होता है हार स्वीकार करना या नाक रगड़ना। तो यहाँ पर हो जाएगा टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर है ऑफ एंड ऑन, कभी कभी यदा यदा कदा हम कह सकते हैं इसका मतलब। तो ये हो जाएगा इरेगुलर, यानी कि अनियमित, कभी कभी। रेगुलर का मतलब होता है नियमित, और कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, मध्यम गति से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फिर दिया गया द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज पैरिल। पैरिल का मतलब होता है जोखिम। तो इसका सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चलिए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द इसका जो होगा वो होगा डेंजर, यानी कि खतरा। पीस मतलब होता है शांति। हार्मोनी का मतलब होता है एकता या सद्भावना। इनेमिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर है परपेचुअल, जिसका मतलब होता है लगातार कोई काम चल रहा हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका चलिए देखते हैं सिनोनिम्स क्या होगा। परमानेंट, यानी कि स्थायी, जो हमेशा रहने वाला हो। टेम्परेरी मतलब अस्थायी। परमानेंट मतलब होता है प्रमुख। और कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है समकालीन, जो समय समय पर आया बस। तो यहाँ पर आपका परपेचुअल जो है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि परमानेंट। उसके बाद में दिया गया है इफ़ इट विल रैन आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। इसमें एरर्स किस पार्ट में है वो आपको बताना है। तो विल रैन जो है पार्ट्स, यानी कि पार्ट नंबर सेकंड जो है उसमें आपकी गलती है। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था? तो इट के बाद में रैंस का यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि डबल फ्यूचर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फिर दिया गया है द एंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अनकल्टिवेटेड, यानी कि परती बिना जोती बोई भूमि। ठीक है, जिस जो उपजाऊ ही ना हो। ठीक है। फिर है कल्टिवेटेड का मतलब होता है खेती। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक। और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पौष्टिक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा यहाँ पर। फिर है कंकॉर्ड। कंकॉर्ड का मतलब होता है एकता। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा डिस्कॉर्ड, यानी कि थर्ड नंबर कलह, दुख। और कंकॉर्ड का मतलब दुख भी होता है। ठीक है। तो एग्रीमेंट जो होगा इसका मतलब होता है समझौता। फैक्ट मतलब संधि होता है। और ट्रेटी का मतलब भी संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। फिर दिया गया है 5 नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाना है आपको। मदर सेड टू अनुज लेट अस गो टू मार्केट टू बाई समथिंग। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है लेट वाला। और लेट अस जब भी आता है तो हम सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मदर प्रपोज्ड अनुज दैट दे शुड गो टू मार्केट टू बाई समथिंग। और लेटस को हटा करके हम दैट दे शुड का यूज़ करते हैं और बाकी सेंटेंस जोड़ दिया जाता है वैसे ही।
फिर है वन डे आकाश went the New Delhi railway station and said to the clerk, please tell me the next train to अलीगढ़। तो इसका क्या होगा चलिए देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है ये भी। वन डे आकाश went the New Delhi railway station and requested the clerk to tell him the next train to अलीगढ़। प्लीज़ आया इसलिए सेट टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कामा हटा करके हम टू का यूज़ कर लेंगे और बाकी सेंटेंस प्रोनाउन का चेंज करते हुए वैसे ही हम राइट कर लेंगे। फिर दिया गया कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। सेंटेंस को कंबाइन करना है यहाँ पर, यानी कि दो से एक या दो से अधिक सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। डू यू वांट टू सी द शाइन स्टार्स ऑफ इंडिया यू मस्ट गो टू मुंबई। तो इसका हो जाएगा डू को हटा करके इफ़ लगा लेना है। इफ़ यू वांट टू सी द शाइन स्टार्स ऑफ इंडिया यू मस्ट गो टू मुंबई। कॉम्प्लेक्स बनाना था, अब सिंपल बनाना है। द सनसेट द ट्रेवलर्स स्टॉप देयर जर्नी। तो ये हो जाएगा द सन हैविंग सेट द ट्रेवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी। सी नंबर आया है नेक्स्ट आपका, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, क्योंकि शुड के बाद में तुरंत ही आपका जो है थर्ड फॉर्म नहीं आता है, तो बी लगा करके फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पहले, फिर बी, उसके बाद में हम थर्ड फॉर्म राइट करेंगे। और वन लास्ट में बाई लगाकर आप लिखें या ना लिखें वो आपका ऐसे ही रहता है, ठीक है। नो सूनर डिड आई रीच कॉलेज देन द रेन स्टार्टेड। अफर्मेटिव इसका बनाना है, तो ये हो जाएगा एज सुन एज आई रीच्ड कॉलेज द ट्रेन स्टार्टेड द रेन स्टार्टेड। तो इसमें अफर्मेटिव आपका नो सूनर जब भी आता है तो एज सुन एज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर दिया गया करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस को करेक्ट करना है गलतियों को। बीइंग बिटर कोल्ड चिल्ड्रंस बिगन टू शिवर विद कोल्ड। तो इसका हो जाएगा बीइंग बिटर कोल्ड चिल्ड्रन बिगन शिवरिंग विद कोल्ड। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट इन वेस्ट। तो इसमें आपको बहुत गलतियां हैं, चलिए देखते हैं, सही करते हैं। द सन राइजेज द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट यहाँ पर होना चाहिए था। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला है सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। तो इसको सही करेंगे, यह हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। फिर है आई प्रिवेंटेड हिम टू गो देयर। तो इसका हो जाएगा आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। मिस्टर सुषमा वांटेड टू मैरी हर डाटर्स। तो इसका हो जाएगा मिस्टर सुषमा वाज वांटेड टू मैरी हर डाटर्स। फिर है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो मीनिंग क्लियर मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, सेंटेंस अपने आप से उसको ऐड कर लेना है। रिवेंज का मतलब होता है बदला, जो कि एक नाउन है। एवेंज मतलब भी बदला लेना होता है, ठीक है। और रीजन REIGN, रेन का मतलब होता है शासन, और REIN का मतलब होता है रेन मतलब लगाम। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको हिंदी दी जाएगी, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी है आपकी स्टोरी। दक्षिण अफ्रीका में मेरे सिद्धांत की अनेक बार परीक्षा हुई। प्रायः मुझे पता रहता था कि मेरे विपक्षियों ने अपने गवाहों को लिखा पढ़ाकर तैयार किया है, और यदि मैं अपने पक्षकार अथवा उसके गवाहों को झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित कर देता तो हम मुकदमों में जीत सकते थे। परंतु मैं सदैव इस प्रलोभन पर रोक लगाता रहा। मुझे केवल एक ही अवसर याद है जब मुकदमा जीत लेने के बाद मुझे संदेह हुआ था कि मेरे पक्षकार ने मुझे धोखा दिया। अंतःकरण से सदा मेरी यही कामना रहती थी कि मैं तभी जीतूं जब मेरे पक्षकार का मुकदमा सही हो। मुझे याद नहीं आता कि फीस निश्चित करते समय मैंने कभी इसे जीत की शर्त के साथ जोड़ा हो। मेरा पक्षकार जीत या हारे, मैं अपनी फीस अधिक या कम की आशा नहीं करता था। चलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं।
My theory was tested many times in South Africa. Often I knew that my opponents had prepared their witness by writing and reading, and if I had encouraged my sides or its witness to lie, we could have won the cases. But I always resisted this temptation. I remember only one occasion when, after winning a case, I suspected that my defendant had cheated me. I It was always my wish from my heart that I win only when my side's case is right. I don't remember ever adding a win condition to it while fixing the fee. Whether my side wins or loses, I do not expect my fees to be higher or lower. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। कीप वाचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट। सी यू टुमारो अगेन विद नेक्स्ट वीडियो।